नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अभी तक हम पढ़ रहे थे नीति शास्त्र, हमने कवर किया है। यूनिट 5 तक हम कवर कर चुके। हमारी यूनिट 6 चल रही, जिसमें यूनिट 6 में हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व के नैतिक दार्शनिक एवं विचारक। हमारी जो आज की क्लास होगी, ये क्लास लास्ट क्लास होगी, क्योंकि जॉन रॉल्स के बाद हमारे वेस्टर्न में जितना हमें कवर करना था वो हमारा कवर हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि पश्चिमी दर्शन में क्या क्या चीजें हुई थी, वो चीजें हम देख चुके हैं, और आज हम देखेंगे जॉन रॉल्स को। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं पश्चिमी दर्शन के बारे में एक बार दोबारा से आपका पूरा रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीजें बताई हैं इस चैप्टर में। तो मैंने कहा पश्चिमी दर्शन को देखने से पहले आपको समझाया था मैंने कि दर्शन क्या है, हमने क्या क्या कवर किया वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दर्शन क्या है, दर्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा दर्शन शास्त्र की शाखाएं, दर्शन शास्त्र की शाखाएं, दर्शन शास्त्र की शाखाएं। हमने आपको यहाँ पर यह भी बताया कि हम दर्शन क्यों देख रहे हैं, हमें तो देखना दार्शनिक एवं विचारक। तो हमने ये बताने की कोशिश की किसी भी दार्शनिक या विचारक के पीछे का कारण होता है दर्शन। यदि किसी दार्शनिक का दर्शन नहीं होगा तो आगे विकास नहीं हो पाएगा, विचार कैसे देगा। दर्शन ही तो वो मूल प्रक्रिया है या वह क्रिया विधि है जिससे आगे चल के विचार पैदा होते हैं और दर्शन आगे बढ़ता है। तो हमें दर्शन शास्त्र देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा दर्शन क्या है, दर्शन शास्त्र क्या मतलब, तो दर्शन शास्त्र की शाखाएं। फिर हमने देखा कि अभी हम, मैंने कहा उस टाइम पे आपको बताया था पहली ही क्लास में कि हम करते हैं कि हम देखेंगे यहाँ पर पश्चिमी दार्शनिक एवं भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन और भारतीय दर्शन। तो पश्चिमी दर्शन, पश्चिमी दर्शन हमने पहली क्लास में आपको बताया था पश्चिमी दर्शन, और हमने बताया था आपको कि पश्चिमी दर्शन को तीन भागों में, तीन या चार भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राचीन दर्शन, प्राचीन दर्शन, प्राचीन दर्शन जिसे यूनानी दर्शन भी कहते हैं, यूनानी दर्शन, ठीक है। फिर आता है मध्यकालीन दर्शन, मध्यकालीन दर्शन। मध्यकालीन दर्शन में हम देखने वाले, जो हमें देखना था, वैसे तो कई दार्शनिक इसमें शामिल है, लेकिन हमने मध्यकाल में केवल मैकियावेली को देखा, मैकियावेली को देखा। मैकियावेली को क्यों देखा, बाकी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि नैतिकता के हिसाब से जो दार्शनिक हमें लेने थे उनको हम कवर करते हुए चले। यहाँ पर हमने किन को देखा, यहाँ पर हमने देखा सुकरात, अरस्तु। सुकरात के बाद में इनका शिष्य आए प्लेटो, देन आफ्टर हमने देखा अरस्तु, अरस्तु के बाद हमने मैकियावेली को देखा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ आधुनिकतावादी विचारक आते हैं, तो इसे आधुनिक, क्योंकि ब्रिटेन में आधुनिकता कब से आरंभ होती है, ब्रिटेन में आधुनिकता आरंभ होती पुनर्जागरण काल से, पुनर्जागरण काल से आधुनिकता शुरू हो जाती है, जो कि 15वीं शताब्दी के लगभग एंड में स्टार्ट हो जाता है। तो आधुनिक दर्शन, इनमें हमने कवर किया तीन समझौतावादी विचारक, जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स, लॉक और रूसो को। समझ रहे हैं ना, आपकी प्रक्रिया में पूरा रिवीजन यहाँ पर करा रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली है, ठीक। हॉब्स, लॉक, रूसो को कवर करने के बाद हम आते हैं कांट पर, हमने कांट को कवर कर लिया, ठीक। कांट के बाद आते हैं उपयोगितावादी विचारक में, जिनमें रेफरेंस तो नहीं दिया गया बेंथम का, परंतु हमने बेंथम को भी कवर कर लिया और साथ में कवर किया मिल को। तो मिल को हमने कवर किया, मिल के अंडर ही हमने बेंथम को देख लिया, क्योंकि मिल अधूरा है बेंथम के बिना। बेंथम के बाद हमने देखा मार्क्स को, मार्क्स को देख लिया।
अब मार्क्स के बाद एक विचारक बचा हुआ है जो कि आधुनिक दर्शन से नहीं है, आधुनिक दर्शन के आगे समकालीन, जिनमें हमने शामिल कर लिया है जॉन रॉल्स को। जॉन रॉल्स वैसे चाहे तो इनको ना भी कवर करें, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, जो कोर दार्शनिक है, उनको तो हमको हर हाल में देखना ही है, जितने ये हमने अभी तक कवर कर लिए। तो अब हमें जॉन रॉल्स को कवर कर लेंगे और हमारा पश्चिमी दर्शन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम भारतीय दर्शन में प्रवेश करेंगे। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मैंने बताया आपको, पहले ही बताया था पहले ही दिन कि आपको शायद चैप्टर, ये जो दार्शनिक वाला चैप्टर, ये काफी लंबा चलने वाला है और इसको अच्छे से कवर कीजिए क्योंकि आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है इनके, तो आप इनको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक समझ रहे हैं हम? तो चलिए शुरू करते हैं जॉन रॉल्स से। तो जॉन रॉल्स ने एक बुक लिखी, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स, याद रखिएगा, हम इन्हें यहाँ पॉलिटिकल साइंस के प्रोस्पेक्टिव में नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नीति शास्त्र के प्रोस्पेक्टिव में। तो नीति शास्त्र का प्रोस्पेक्टिव क्या है? सही और गलत को निर्धारण करना और उसके आधार पर निर्णय लेना कि क्या सही है या क्या गलत है, इसके निर्धारण को शामिल करना, साथ ही सही है वो गलत में अंतर को स्पष्ट कर देना, निर्धारण करना और अंतर भी जान लेना, इस प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं। तो जॉन रॉल्स की बुक का नाम लिख लीजिए, बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इनकी बुक का नाम है। तो इनका ये जो इन्होंने जो विचार दिया थ्योरी ऑफ जस्टिस में, इस विचार को कहाँ पर लागू किया जा सकता है? तो इनके जो विचार है उनको इस तरीके से कर लीजिए आप कि इनका ये जो विचार है, ये नैतिक दर्शन, इनके विचार में नैतिक दर्शन, इनके विचार में नैतिक दर्शन व लोक प्रशासन, व लोक प्रशासन, लोक प्रशासन पर विचार, नैतिक दर्शन व लोक प्रशासन पर विचार और प्रशासनिक नीति शास्त्र सेवकों पर, ये तो है ही, और साथ में क्या? प्रशासकीय नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र या लोक सेवकों, प्रशासकीय नीति शास्त्र या लोक सेवकों हेतु निर्देशक। ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात लगभग एक जैसी है। प्रशासकीय नीति शास्त्र या लोक प्रशासन एक जैसी बात है। लोक प्रशासन में ही प्रशासकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। लोक प्रशासन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ठीक। तो लोक सेवकों हेतु निर्देशक, इस चीज की बात करते हैं। तो किस तरीके से निर्देशन की बात करते हैं? इनका जब कोर आइडिया जान जाएंगे तो ये जान जाएंगे किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। तो इनके आइडिया को लिखिए। जॉन रॉल्स सामान्यतः नैतिकता पर चर्चा नहीं करते, तो इनके आइडिया मैं करता हूँ कम, आपको लिखवा देता हूँ, आप लिखिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है? लिखिए आप लोग। जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स सामान्य, जॉन रॉल्स सामान्यतः नैतिकता, जॉन रॉल्स सामान्यतः नैतिकता की चर्चा, नैतिकता पर चर्चा नहीं करते हैं। जॉन रॉल्स सामान्यतः नैतिकता पर चर्चा नहीं
करते हैं, अपितु अपितु नैतिकता अपितु नैतिकता के एक के एक विशिष्ट रूप अपितु नैतिकता के एक विशिष्ट रूप अर्थात न्याय का विश्लेषण करते हैं, न्याय का विश्लेषण करते हैं, न्याय का विश्लेषण करते हैं अर्थात उन सिद्धांतों के बारे में उन सिद्धांतों के बारे में अर्थात उन सिद्धांतों के बारे में तर्क देते हैं जो न्याय संगत समाज जो न्याय संगत समाज जो न्याय संगत समाज का आधार बन सकते हैं, का आधार बन सकते हैं, जो न्याय संगत समाज का आधार बन सकते हैं। ये है इनका कोर कॉन्सेप्ट। तो कोर कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर देता हूँ बहुत ही आसानी से। इनका कोर कॉन्सेप्ट ही है जस्टिस पर, थ्योरी ऑफ जस्टिस में बुक लिखी। तो इन्होंने नैतिकता पर चर्चा करने एक विशिष्ट रूप की चर्चा की थी, न्याय का विश्लेषण कोर कॉन्सेप्ट है। अर्थात वो किस बात में, न्याय संगत समाज का आधार बन सकते हैं। उनका सिद्धांतों के बारे में सिंपली एक शब्द में आप जान लीजिए कि न्याय पर उन्होंने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने न्याय को बताने की कोशिश की। अमेरिकी दार्शनिक हैं, थोड़ा लिबरल भी है और साथ ही समानतावादी है। तो ठीक है, इनके देखते हैं सोशल जस्टिस के इन्होंने 5 सिद्धांत दिए, 5 सिद्धांत दिए सोशल जस्टिस के, 5 सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने न्याय को भी 2 भागों में बांटा है। सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत। आप भी इस तरीके की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। फ्लो चार्ट डायग्राम से यदि आप चीजों को बताने की कोशिश करते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा डिटेल के साथ बात कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से, आप कीवर्ड ही यहाँ पर दे देते हैं तो भी आपको आपका आंसर एब्सोल्युटली अच्छा हो जाता है। तो अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता, राज्य द्वारा हस्तक्षेप, द्वारा हस्तक्षेप, अवसर की समानता, राज्य द्वारा हस्तक्षेप, सामाजिक भेदभाव मूलक सिद्धांत, सामाजिक भेदभाव मूलक सिद्धांत, समान स्वतंत्रता, समान स्वतंत्रता और समान वितरण,
सॉरी फॉर दिस। समान वितरण, तो ये है सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत, जिसमें क्या अवसर की समानता की ये बात करते हैं, ये बात करते हैं राज्य द्वारा हस्तक्षेप की, और सामाजिक भेदभाव मूलक सिद्धांत की बात करते हैं, और समान स्वतंत्रता की बात करते हैं, और समान वितरण की बात करते हैं। अर्थात ये कहना चाहते हैं राज्य हस्तक्षेप करे, राज्य कैसे, राज्य बाजार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यानी कि राज्य हस्तक्षेप करके ओवरऑल आप देखेंगे तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है, इसी तरीके का रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो राज्य का हस्तक्षेप करना है, सामाजिक भेदभाव को मिटाना है, और समान स्वतंत्रता और समान वितरण की बात करते हैं। अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, ये है इनका कॉन्सेप्ट। तो ये रहा। अब हम वितरण वितरण मैं न्याय की बात करता हूँ, उसमें वितरणात्मक न्याय और समान स्वतंत्रता, इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। जस्टिस का इनका आइडिया क्या है। इनके जो मूलभूत दो मूलभूत न्याय के सिद्धांत, दो मूलभूत न्याय के सिद्धांत। पहला सिद्धांत तो यह है कि सभी को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी न्याय प्राप्त होता है। क्या? समान स्वतंत्रता, समान स्वतंत्रता। और दूसरा है समान वितरण, समान वितरण। इसी को कहते हैं वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय। तो समान स्वतंत्रता में क्या है? समान स्वतंत्रता में यहाँ पर क्या, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान स्वतंत्रता का अधिकार है, समान स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान स्वतंत्रता का अधिकार। और यहाँ क्या है? वंचित वर्गों को अधिकतम लाभ, वंचित वर्गों को अधिकतम लाभ, और अवसर की समानता, अवसर की समानता। वंचित वर्गों को अधिकतम लाभ और अवसर की समानता। और ये क्या, भारतीय संविधान में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में शामिल है। ये भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में ये शामिल है, ये चीज। तो ये है इनका कोर कॉन्सेप्ट। बाकी और तो मुझे कुछ नहीं लगता, इनका जो इम्पोर्टेंट होना भी चाहिए। जनमन की बात है तो 1921 में जन्म हुआ, यूएसए में, मैरीलैंड स्थान, ये सब चीजें क्या जान के कर, महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी यदि कोई चीज महत्वपूर्ण होती है तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, इसलिए आप उसको लेकर के किसी चीज में चिंता मत कीजिए। हाँ, बाकी आपको किसी चीज को लेकर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इतना ही है इनमें, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, बस ठीक। तो अब हमारा जो ये है वेस्टर्न थिंकर वाला पार्ट, वो खत्म हो गया है, पश्चिमी दर्शन।
अब हम भारतीय दर्शन की बात करेंगे, तो भारतीय दर्शन को क्या करें, नेक्स्ट क्लास से चालू करें कि आज कुछ थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे दें कि क्या चीजें हैं भारतीय दर्शन में? इतना ही रहने दो, बहुत कम क्लास रिकॉर्ड हुई है, कम से कम। आज छुट्टी का मन है, वैसे भी क्लास नहीं हो पा रही, मेरी तबीयत नहीं सही, मैंने आपको बताया भी, एक एक दिन के गैप पर क्लास हो रही है। लास्ट क्लास भी 30 मिनट की हो पाई, तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, कल की छुट्टी हो ही गई थी। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। जॉन लॉ क्लियर। नेक्स्ट क्लास से भारतीय दर्शन शुरू करेंगे। रिवीजन कराऊं क्या इसका? रिवीजन क्या, आपके पास पूरी बुकलेट पड़ी हुई है, कहीं से भी जाकर के पढ़ लीजिए। ज्यादा ही कंफ्यूजन तो बता दीजिएगा, मैराथन ले आएंगे, करवा देंगे सब क्लियर एक बार अच्छे से दोबारा। ठीक है, इतना काफी है। डाउट वगैरह अगर के कुछ हो तो पूछिए, नहीं तो फिर क्लास ओवर करते हैं। करंट अफेयर करा कब तक करना चाहिए, चाहिए चीज। तो करंट अफेयर मैंने आपको पिछली बार बताया, परंतु हो सकता है कि एक दो लोग नए भी हों, तो करंट अफेयर का बारे में थोड़ा देख लीजिए कि क्या है करंट अफेयर्स। पहले तो ये समझ लीजिए कोर सब्जेक्ट होते कौन जिनमें करंट अफेयर मैक्सिमम अपडेट होने का चांस होता है। पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक। इनमें मैक्सिमम चेंजेस आते हैं, बाकी सब्जेक्ट में कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो हो जाए। हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा चेंज हो जाएगा, क्या लगता है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत चेंज होगा भी वो एनवायरनमेंट में चेंज होगा, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट को लेकर के, ठीक। उससे बिल्कुल भी चैलेंजिंग होने की जरूरत नहीं। इन चार सब्जेक्ट का करंट अफेयर आपको कायदे से करना है। बाकी एक होता है मिसलेनियस वाला, तो वो अलग है। वो क्या वन लाइनर होता है, शॉर्ट में होता है, वो चीजें अलग है। सब्जेक्ट वाइज से देखेंगे तो ये चार होते हैं। तो करंट अफेयर को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक तो वो पार्ट होता है जो स्टैटिक इन न्यूज, स्टैटिक इन न्यूज। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है एड ऑन स्टैटिक। सपोज पॉलिटी है, तो इस सब्जेक्ट की स्टैटिक है, इसमें कुछ एड ऑन हो जाता है। तो और ये जो होता है एक, ये बिल्कुल न्यू चीज होती है, न्यू अपडेट। और इसी में आप मिसलेनियस को भी ले लीजिएगा, ठीक है। मिसलेनियस यानी कि विविध, विविध को, ठीक है, इसी में लेकर के चलिएगा। तो स्टैटिक इन न्यूज का पार्ट क्या है, मान लीजिए गवर्नर का रोल के बारे में, जो भी मैक्सिमम टाइम में आपको गवर्नर का रोल देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं क्लैश चलता रहता है, वो पार्ट आपका न्यूज में आ जाता है। तो उसमें कुछ ज्यादा अपडेट नहीं होता, बट वो पार्ट अपना न्यूज में रहता है। तो ये ऐसे पार्ट के लिए जो हमको पढ़ना है करंट अफेयर, या देखिए स्टैटिक इन न्यूज वाला जो पार्ट है, लगभग 40% आपका करंट अफेयर यहीं से आता है। तो इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको केवल एरिया आइडेंटिफाई करने हैं कि करंट अफेयर हमें कहाँ से कवर करना है, ठीक। दूसरी बात, एड ऑन स्टैटिक, ये वाला पार्ट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और ये पार्ट लगभग 50% और कभी कभी यहाँ 30% होकर यहाँ 60% भी हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट नहीं, इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, तो 30 to 40%, ठीक है। और यहाँ पर 50 to 60%, इस तरीके से रहता है। ये वाला पार्ट आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप पढ़ने लगेंगे, आप स्टडी में प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे, तो आपको
खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा एरिया स्टैटिक इन न्यूज वाला है और उसको कितना कवर करना है। अब क्या तरीका होना चाहिए करंट अफेयर के नोट्स अपने नोट्स में किस तरीके से शामिल करें, तो हमेशा याद रखिए कि मैं तो हमेशा यही रेफरेंस देता हूँ आपको कि इस तरीके के रजिस्टर रखिए जो स्पाइरल वाले हों, या तो आप अपने पेज ले आइए ए4 शीट के उनमें स्पाइरल करा लीजिए। तो इनमें फायदा क्या होता है, आप इस स्पाइरल रिंग हटाते हैं और उसमें पेज ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज एग्जांपल प्रस्तावना को लेकर के कोई चीज करंट में आ गई, तो क्या उसमें ज्यादा एड ऑन होगा, तो उसके पीछे एक पेज रख लीजिए और यदि कभी न्यूज में आ जाए कुछ एडिशन हो तो उसमें शामिल कीजिए, और स्टैटिक इन न्यूज है तो अपना नोट्स खोलिए और रिवाइज कर लीजिए, काम खत्म। अब बात करते हैं इनकी न्यू अपडेट। 10% रहता है, कभी कभी मान सकता हूँ 10 to 15% भी हो जाएगा, मैक्सिमम 10% ही रहता है। तो हम लोगों ने क्या समझा इससे करंट अफेयर से, कि करंट अफेयर एक फोमो बना रखा है कि बहुत बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु मैक्सिमम चीजें स्टैटिक इन न्यूज और एड ऑन स्टैटिक वाली होती हैं जो इतनी कठिन नहीं होती। अब कहेंगे कि सर सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा न्यू एड ऑन होता है, तो इन्वायरमेंट मेरे सामने ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी चीजें नई ऐड हो जाती हैं। बाकी पॉलिटी इकोनॉमी मैक्सिमम टाइम पे इन दो एरिया के आसपास घूमते आपको मिलेंगे। ठीक, कुछ नहीं ज्यादा चेंज होने वाला है, प्रॉपर प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बाकी करंट अफेयर को लेकर अलग से स्ट्रेटजी भी बनवा लें, वैसे उसमें स्ट्रेटजी कुछ नया होने वाला नहीं है, स्ट्रेटजी से टाइम बर्बाद ही होगा। ठीक है, करंट अफेयर कवर कैसे करें ये भी बता देता हूँ। अभी तो मैंने आपको करंट अफेयर का फॉर्मेट बताया कि किस तरीके करंट अफेयर हमारे एग्जाम में आता है। कवर करने की भी 3 तरीके, एक तो मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन मंथली मैगजीन और वार्षिक समायोजन जो आता है, वार्षिक मैगजीन भी तो आती है, मैगजीन भी से आता है। और एक होता है डेली करंट। यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी, तो आप डेली करंट अफेयर स्टार्टिंग में फॉलो कीजिए। देन आफ्टर यदि आपने 1 साल 6 महीना इस एग्जाम को दे चुके हैं, तो आप डेली करंट अफेयर मत दीजिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप सीधे आ जाइए मंथली मैगजीन पे। और मंथली मैगजीन आप कवर कीजिए। मान लीजिए 100 से 150 पेज की मंथली मैगजीन आती है, तो आप डेली का टारगेट ले लीजिए कि आप कितने पेज डेली कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज आप उसको कवर करते हुए चलिए और अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। सबसे आसान तरीका तो मुझे मंथली मैगजीन का लगता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एरिया कवर आपका हो जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, रेपिटेशन की प्रॉब्लम रहती है, बहुत चीजें रिपीट हो जाती है भाई, बार बार रिपीट होती है, परंतु मंथली मैगजीन में एक बार एक ही चीज ऐड की जाएगी। वार्षिक मैगजीन उन लोगों के लिए है जो कभी मंथली मैगजीन से छूट गए हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वार्षिक मैगजीन ही कवर कीजिए, मंथली मैगजीन और वार्षिक मैगजीन में बहुत बड़ा अंतर होता है, वार्षिकी में बहुत सी चीजें छूट जाती है, तो मंथली मैगजीन कवर कीजिए। परंतु नहीं कर पाए किसी कारणों से, कुछ भी हो गया, तो आप फिर एनुअल मैगजीन भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एनुअल मैगजीन में यूपी पीसीएस के लिए आई दृष्टि या तो प्रतियोगिता था। और भी कोचिंग निकालती हैं, परंतु मेरे हिसाब में ये दोनों सोर्स सबसे ट्रस्टेबल है। और आप देखिए पिछले साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं, आगे पीछे हुए हैं, जो भी आने वाले समय में होने वाले हैं, आप देखेंगे ये मैगजीन का सोर्स बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका फोकस ही है यूपी पीसीएस के एग्जाम पर। और कोचिंग क्या करती है, कई जगह का कंटेंट ला के एक जगह पर डाल देती है, इसलिए उनमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाकी यदि कोई
डाउट हो तो अब आप मुझे डीएम कीजिएगा। फिलहाल के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।